नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम समझेंगे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारे पॉलिटी का क्लास 10 है। मेरा नाम है मनीषा महोबिया। योगेंद्र साहू क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा DPSP है उसको समझने से पहले ना हम स्टेट को समझेंगे। वैसे फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में देखा है। सेम यही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी है। स्टेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा सारे स्टेट्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, इन सबको मिलाकर ही तो स्टेट बोलते हैं। अब ये DPSP क्या होता है? DPSP एक्चुअली में एक डायरेक्शन होता है, गाइड होता है कि स्टेट जब आप पॉलिसीज बनाएंगे, जब आप लॉज बनाएंगे तो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे, इन बातों का, इन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे जब आप लॉ बनाएंगे, जब आप पॉलिसी या स्कीम बनाएंगे। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से एडवाइस है। जैसे हमको एडवाइस दिया जाता है ना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का प्यार करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सेम वही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने एडवाइस दिया है स्टेट को कि आपको पॉलिसी बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब आपको पता ही है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग पार्ट जो है उसका आइडिया अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है DPSP, और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP है वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। खैर, हमारा वाला जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब देखो, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं, DPSP हम पढ़ रहे हैं। एक बार आप फंडामेंटल राइट और DPSP को अगर समझ गए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। मतलब DPSP और फंडामेंटल राइट्स को समझने के बाद ये समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसा देश बनाना चाहता है। क्लियर है? एक चीज और याद रखिए, ये जो DPSP होता है वो केवल एक गाइडलाइंस होता है। ये मैंडेटरी नहीं होता किसी भी स्टेट के लिए कि आपको मानना ही है, नहीं मानोगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेट DPSP को फॉलो ना करे, कहीं नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये इनफोर्सिबल ही नहीं है। इसको लेकर आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। ठीक है, स्टेट के पास अगर रिसोर्सेज होंगे तो वो DPSP को फॉलो करेगा, उसके पास इनफ पैसा है स्कीम चलाने के लिए, पॉलिसी चलाने के लिए। अगर उसकी ये नियत है DPSP को फॉलो करने की तो वो फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। क्लियर है? क्योंकि ये नॉन इनफोर्सिबल है। अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशंस। फंडामेंटल राइट्स याद होंगे। फंडामेंटल राइट्स जो थे उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही 6 टाइप में डिवाइड कर दिया। याद है ना, 6 टाइप्स। क्या DPSP का भी कोई क्लासिफिकेशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन जब आप खुद DPSP को पढ़ते हो तो उसको 3 प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हो। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड DPSP, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड DPSP और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड DPSP। ये वर्ड अगर बहुत टफ लग रहे हैं कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक DPSP है। अब उसको क्लासिफाई कर दिया गया कि ये किन किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है।
तो पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड डीपीएसपी। क्या होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल? सोशलिज्म का नाम सुना है? जब प्रियम्बल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सोशलिज्म क्या होता है। जहां पर कैपिटलिज्म नहीं होता है, मतलब कि जहां पर वेल्थ, जहां पर रिसोर्सेस बिजनेस क्लास पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास पर बेस्ड नहीं होगा। क्या चीज? रिसोर्सेस, वेल्थ, जो पावर होगा, जो अथॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट के पास होगी, और गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि वो इनइक्वालिटी को हटाए, इनइक्वालिटी को कम करे, उसी को कहा जाता है सोशलिज्म। तो जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं ना, आपको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को दूर करने की बात कही जा रही है। इसलिए हमने इस आर्टिकल्स को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड कहा है। क्लियर है? गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड इसलिए है क्योंकि ये गांधीयन फिलोसफी से ये इंस्पायर्ड लगेगा कि हाँ, गांधी जी के विचारों को ये दर्शाता है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या होता है? लिबरल का उल्टा क्या होता है? लिबरल का उल्टा है ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप। जो चल रहा है ना बस वही चल रहा है, हमको नया कुछ सोचना ही नहीं है, दूसरों के ओपिनियन की कोई इज्जत ही नहीं करनी है, तो वो तो हो गया ऑर्थोडॉक्स। लिबरल मतलब हम दूसरे के सोच को भी तवज्जो दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो जरूरी है, जो इंटेलेक्चुअल है। क्लियर है? तो डीपीएसपी को पढ़कर ये तीनों प्रिंसिपल आपको नजर में आएंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, बहुत सारा याद करने का टेंशन मत लो, 2-3 बार पढ़ो, और वैसे भी एकदम एक एक आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल में क्या लिखा है नहीं पूछता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड डीपीएसपी को देखते हैं। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वर्ड टफ है, वर्ड, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्रमोट करना है, किसको प्रमोट करना है? वेलफेयर ऑफ पीपल। तो भैया सोशलिज्म में यही तो है, सोशलिज्म में और क्या है? पीपल के वेलफेयर को ही तो प्रमोट करना है, और साथ ही साथ जस्टिस, जस्टिस के थ्रू ही प्रमोट करना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? जहां पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जैसे कि अपर कास्ट के लिए अलग लॉ, लोअर कास्ट के लिए अलग लॉ, अपर जो कास्ट होते हैं उनके लिए डिफरेंट लॉ, और जो लोअर कास्ट है उनके लिए। क्लास और कास्ट, इन दोनों पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल जस्टिस दिया जाएगा, तभी तो सभी पीपल का वेलफेयर होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होगी, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव नहीं होगा, जस्टिस सबके लिए सेम होगा। क्लियर है? और मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटीज को, किसमें? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में। क्लियर है? तो आपको आर्टिकल 38 को पढ़कर ये फील हो रहा होगा कि ये सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा है, मतलब कि ये समानता लाने की बात कर रहा है, ये इनइक्वालिटी को दूर करने की बात कर रहा है, इसलिए आर्टिकल 38 को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंडर में रखा गया है। ठीक है? आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है? राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। सभी सिटीजन के आजीविका के लिए जो है बराबर जो है बंटवारा होना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। मिनरल रिसोर्सेस का मतलब क्या है? जैसे कि अपन को खदान से खनिज वगैरह मिलता है, या फिर अपन को जो भी रिसोर्स मिल रहा है, हमें हमारे देश से जो भी रिसोर्स मिल रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो सबके काम आए। ऐसा ना हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ही काम आ रहा है, सारा जो रिसोर्सेज है वो एक पर्टिकुलर क्लास को ही जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे आजकल कुछ सालों से आप देख भी रहे होंगे कि आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, जो इकोनॉमी है, जो हमारा वेल्थ है, वो एक पर्टिकुलर क्लास की ओर झुका हुआ है। सुनते ही है ना आप लोग कि 90% जो है वेल्थ वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। अब देख लो, 90% वेल्थ 10% लोगों के पास है, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ी है। इसको कम करने की बात करता है ये आर्टिकल 39, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम वही है कि जो वेल्थ है, जो प्रोडक्शन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी एक क्लास, एक ये बोल सकते हैं कि एक वर्ग के पास ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड विमेन।
आदमी हो औरत हो, अगर वो काम सेम कर रहे हैं, सेम मेहनत कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट तो इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। वर्कर्स के हेल्थ को अपन को प्रिजर्व करना है, चिल्ड्रन को अब्यूज होने से बचाना है। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन भैया जो बच्चे होते हैं ना वो इस देश के भविष्य होते हैं, ये बात तो क्लियर है। तो बच्चों को हेल्दी रखेंगे तभी तो देश जो है हेल्दी रहेगा। तो बच्चों को हेल्दी रखने के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टेट फॉलो करेगा अपने पॉलिसी मेकिंग के टाइम पर। इसीलिए जो आंगनबाड़ी होती हैं उनमें बहुत सारे स्कीम चलते हैं, ये बच्चों के लिए चलते हैं अधिकतर। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो वो बच्चों के लिए ध्यान तो देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 39A, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब आर्टिकल 22 आपको याद है जिसमें यह बोला था कि हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट होता है कि उसको लीगल प्रैक्टिशनर वो हायर कर सकता है। अब भैया हमारे देश में गरीब लोग भी तो हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक वकील हायर कर सके तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, फ्री का वकील, सरकारी वकील प्रोवाइड करे। क्लियर है। अब देखो जो डीपीएसपी होता है ना वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है, लेकिन अगर स्टेट लॉ बना दे तो फिर वो लीगल राइट बन जाता है। ठीक है। अगर उसको वो फंडामेंटल राइट में ऐड कर दे तो फिर तो वो फंडामेंटल राइट बन गया। इन सिंपल अगर कोई लॉ भी बना दे तब भी वो लीगल राइट बन जाता है, और फिर अगर वो राइट हमको ना मिले तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कोर्ट के पास जाया जा सकता है। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क और एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 42 क्या है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव आप जानते ही हैं, कोई महिला जो जस्ट बच्चों को जन्म दी रहती है उसके लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविजन किया जाता है, मतलब पेड लीव है, छुट्टी में रहती है वो लेकिन उसको पेमेंट मिलता है। तो ये मैटरनिटी लीव का भी प्रोविजन है। और साथ ही साथ जो काम करने का जो कंडीशन होता है ना वो मानवीय होना चाहिए। पहले के जमाने में ये ज्यादा देखा जाता था कि वर्कर से अमानवीय तरीके से काम लिया जाता था, उनके जो काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही अमानवीय था। तो उसको ये कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट करना है उनको, इन ह्यूमन कंडीशन से प्रोटेक्ट करना है। ये आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 43 का क्या कहता है, सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। लिविंग वेज का मतलब क्या है, एक होता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या होता है कि मिनिमम पैसा तो मिलना ही चाहिए जिससे रोटी, कपड़ा और मकान ये खर्चा पूरा हो जाए। लेकिन क्या केवल उसी पर ही बेस्ड रहेगा, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मिनिमम वेज, रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम इतनी पूर्ति हो जाए, उतना वेज मिलना ही चाहिए, तो उतना तो मिलता ही है। लिविंग वेज, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन और गुड लिविंग स्टैंडर्ड, इसके लायक पैसा होना चाहिए, तो उसको सिक्योर करने की कोशिश करेगा स्टेट। मतलब कि क्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। क्लियर है। आर्टिकल 43 का ए क्या बोल रहा है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है तो वहां पर जो वर्कर्स होते हैं ना वो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बट हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है तो एटलीस्ट वर्कर जो है वो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट तो करें, अगर ओन नहीं कर सकते तो पार्टिसिपेट करें। ये काम है स्टेट का कि वो इन चीजों के लिए स्टेप्स ले, प्रमोट करे इन चीजों को, पॉलिसीज बनाए, ताकि वर्कर्स अगर उस इंडस्ट्री में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका काम करने का जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बेहतर होगा। ठीक। आर्टिकल 47 क्या है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना है, न्यूट्रिशन के लेवल को रेस करना है और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है। आर्टिकल 47 तीन चीजों की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ। इन तीनों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करना है, इंप्रूव करने की कोशिश करना है। अब हम आएंगे गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ। गांधीयन प्रिंसिपल आप जानते ही हो, जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, और गांधी जी अधिकतर जो है ना
वो इनइक्वालिटी को दूर करने की बात तो ये भी कहते हैं, ये अधिकतर गांव पर फोकस करते हैं। गांधी जी का मानना है कि सही डेमोक्रेसी जो है वो रियल डेमोक्रेसी की शुरुआत तो गांव से ही होती है। इसीलिए आर्टिकल जो 40 है इसमें विलेज पंचायत की बात कही गई है। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा स्टेट। वैसे बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट हुआ, पार्ट 9। इसमें द पंचायत चैप्टर को ऐड किया गया और यहाँ पर फिर पंचायत, ये पंचायत एक्चुअली में एक लोकल गवर्निंग बॉडी होती है जो गांव में काम करती है, 3 स्तर की। क्लियर? आर्टिकल 43 क्या है? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो लघु कुटीर उद्योग है उनको प्रमोट किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कोऑपरेशन लेवल पर भी गांव में। क्लियर है? मतलब कि जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, उसको प्रमोट किया जाएगा इंडिविजुअल लेवल पर भी और कोऑपरेशन लेवल पर भी। आर्टिकल 43B, प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये हमको आर्टिकल ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 9B, इसमें हमको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 46 प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो SC, ST और OBC है इनके लिए प्रमोट करने का काम करेगा। क्या प्रमोट करेगा? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो, सबसे ज्यादा भेदभाव जो है वो SC, ST, OBC और ये जो वीकर सेक्शन है और महिलाओं के साथ ही होता है। तो इनको अगर इनइक्वालिटी से इनको अगर बाहर लाना है तो इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर ध्यान देना होगा। इसको प्रमोट करने की जरूरत है, तभी इनइक्वालिटी दूर होगी। और साथ ही साथ इनको प्रोटेक्ट करना है सोशल इनजस्टिस से, मतलब कि भेदभाव से, शोषण से। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने का काम करेगा स्टेट। आर्टिकल 47 क्या कहते हैं? प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजरीज टू हेल्थ। अब ये जो नशीले पदार्थ हैं, नशीले दवाइयां हैं, इनको प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 47 बोल रहा है। लेकिन आप देखते ही हो बहुत सारे हमारा जो स्टेट है, बहुत सारे जो राज्य हैं, वहां पर कोई शराब तो बिकता ही है ना, पाबंदी कहाँ है? वो भी तो इंटॉक्सिकेटिंग ही है वो। लेकिन ये DPSP है, अगर DPSP को स्टेट नहीं भी मान रहा है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो शराब बिकते हैं। बाकी प्रोहिबिट करने का भी हमें बता दिया गया DPSP में कि एटलीस्ट जो है इसको प्रोहिबिट करने की कोशिश तो की जानी चाहिए। आर्टिकल 48, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ calves एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड इम्प्रूव देयर बिट्स। काउस और जो उनके काफ्स हैं और जो भी पशुपालन किया जाता है और उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, उनको स्लॉटर से बचाया जाएगा। अब इसके लिए कुछ स्टेट्स लॉ बनाता है, जैसे कि कहीं कहीं पर गौ हत्या पर फांसी की भी सजा है, कहीं कहीं पर गौ मांस भी खाया जाता है। तो ये DPSP है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, तो जिसको लॉ बनाना है वो बनाता है, जिसको नहीं बनाना है वो नहीं बनाता है। क्लियर है ये? अब जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सबके लिए ये बात करता है, कॉमन होना चाहिए सारी चीजें। जैसे आर्टिकल 44 जो है, सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखिए, धर्म के आधार पर ना सिविल कोड बटा हुआ है। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो धर्म के आधार पर कानून बटा हुआ है। लेकिन जो हमारा क्रिमिनल कोड है ना, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर IPC, ये धर्म के आधार पर नहीं बटा हुआ है, ये सबके लिए समान है। लेकिन सिविल कोड जो है वो धर्म के आधार पर बटा हुआ है। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि धर्म पर आधारित सिविल कोड ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक धर्म एक देश एक कानून। ठीक है, एक देश एक कानून की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे आजकल इसकी बात चल भी रही है, देखते हैं ये कब आता है अस्तित्व में। आर्टिकल 45, provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year। 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री चाइल्ड केयर होनी चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए। इसी के लिए आप जानते हैं ना, आंगनबाड़ी है। और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो फिर ये आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन में ऐड हो गया। तो एटलीस्ट 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए, और इसी के लिए आंगनबाड़ी वाला कंसेप्ट है हमारे पास। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स।
आपको पता है हमारा जो भारत देश है उसकी 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है और हमारा जो गांव है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब 70% लोगों की इकोनॉमी इस पर डिपेंड कर रही है, लोगों की इकोनॉमी बोल रही हूं मैं, तो एग्रीकल्चर जो होता है वो पारंपरिक नहीं होना चाहिए बल्कि वो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। इसी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 48 कि कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाइए कि एग्रीकल्चर जो है वो मोर मॉडर्न हो, मोर साइंटिफिक हो। ठीक। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हमारी जो धरोहर है, हमारी जो परंपराएं है ना, हमारी जो इमारतें हैं जो हमारे इतिहास को बताती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को लॉ बनाना है। वैसे आप लोग देखते ही होंगे हमारी जो इमारतें होती है ऐसे कुछ दिल बना के ऐसा कुछ क्या क्या कर देते हैं, अपने नाम लिख देते हैं, क्योंकि इसको अगर फंडामेंटल राइट में ऐड कर देते तो फिर वो इन्फोर्सिबल होता और कुछ स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं है, कोई कुछ भी किए जा रहा है। ठीक है। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। एक बात बताऊं, ये जो जुडिशरी होती है इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी रियल डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। जहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। जुडिशरी बहुत जरूरी है और इसीलिए जरूरी है कि जुडिशरी को सेपरेट रखा जाए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, और इसी की बात करता है हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस। पता ही है ना, हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि हम पहले से कभी युद्ध नहीं लड़ते, हम पहले कभी हथियार नहीं उठाते, हम सिर्फ रिप्लाई करते हैं। क्यों? हमारा आर्टिकल 51 इसी पर बेस्ड है। हम प्रमोट करेंगे इंटेलेक्चुअल पीस को एंड सिक्योरिटी को, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, फॉरेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जितने भी ट्रीटीज हुई हैं, उन सबका रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो भी गया तो सीधा उठा के मिसाइल नहीं दागना है, उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल किया जाएगा, बोलचाल के द्वारा, कूटनीति के द्वारा। सीधा हथियार नहीं उठाना है, मतलब कि हमें इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, ना कि वॉर को प्रमोट करना है। अब देखिए आर्टिकल, ये जो आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको अपने आप में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके थ्रू भी हमारे डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A ऐड हुआ है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और ये वाला कब ऐड हुआ? ये 1976 को। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये नहीं लगा होगा कि इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को भी बचाने की जरूरत है, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी जो है वो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बट कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, एटलीस्ट पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई बात तो कहेगी, इसलिए इसको डीपीएसपी में ऐड किया गया। ठीक है। आर्टिकल 48A ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब ये डीपीएसपी तो पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी को क्रिटिसाइज किया जाता है या नहीं? डीपीएसपी का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो यही है कि देखो, एक तो हम भारत के लोग हैं, जब तक हमको कोई पनिशमेंट ना दिया जाए, कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, लाइबिलिटी ना हो, हम वैसे भी किसी भी चीज को नहीं मानते। अब हमको हेलमेट लगाने बोला जाता है। हेलमेट क्यों लगाया जाता है? ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके। लेकिन हेलमेट इंसान लगाता क्यों है? ताकि वो फाइन से बच सके। मतलब जब तक कोई चीज लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है ना, हम इंडियंस मानते ही नहीं है, स्टेट भी नहीं मानता। तो डीपीएसपी में जो बात कही गई है, स्टेट को मानना होता है तो मानता है, नहीं मानना होता तो नहीं मानता। मतलब लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए था, इन्फोर्सिबल होना चाहिए था। ये क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतने इंटेलेक्चुअल लोग थे वहां पर, इतने इंटेलिजेंट लोग थे, इन्होंने डीपीएसपी को नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया? क्यों नहीं इसको जस्टिसिएबल बनाया? नहीं, क्यों नहीं इसको जस्टिसिएबल बना देते? बात यह था कि हमारा जो देश था वो नया नया आजाद हुआ था, उतने रिसोर्सेस नहीं थे उस टाइम पर कि डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल बना सके। ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है स्टेट पर, इसलिए उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको नॉन जस्टिसिएबल बनाए रखना ही उचित समझा।
क्लियर है? अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना वो ये होगा कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्शन हो जाए तो फिर क्या करें, फंडामेंटल राइट जीतेगा या डीपीएसपी जीतेगा, ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, काफी लंबा हो जाएगा ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और योगेन साहू क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से रिलेटेड कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।